हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि एच सी वर्मा और इरोडोव दोनों जगह दिया हुआ है। और ये एच सी वर्मा के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। इरोडोव के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट a. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की कंडीशन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि पार्टिकल इस तरीके के सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि पार्टिकल लेट से इस जगह पर है, यह है पार्टिकल। और पार्टिकल जो है वो एक मोटराइज्ड पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर खुद से चल रहा है। मान लो एक मोटरसाइकिल है जो कि सर्कुलर पाथ पर चल रही है, और सर्कुलर पाथ पर चलते हुए इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है ए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको ए दिया हुआ है पार्टिकल का, ठीक है। और क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो डेफिनेटली इसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। और क्योंकि पार्टिकल के पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो स्पीड पार्टिकल की कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। यानी कि पार्टिकल का हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो भी टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा। इन सब चीज़ों को हम अभी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं कि पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस क्या क्या आएंगे। एक तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा नॉर्मल, और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा एम जी। हम मान रहे हैं कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एम जी है, और हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। ये जो सर्कुलर मोशन है इसका टॉप व्यू हम देख रहे हैं। तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है एम जी, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है नॉर्मल, ठीक है। अब इस पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ पर चलना है तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा, और कोई एजेंट है नहीं। तो मान लेते हैं कि फ्रिक्शन, इसको एफ आर सी बोल रहा हूं मैं, यानी कि फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट जो कि इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको मैंने बोल दिया एफ आर सी। अब क्योंकि ये पार्टिकल टेंजेंशियली एक्सेलरेट भी कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, यानी कि इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि बिना फोर्स के तो कोई एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। तो वो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा रहा होगा इस पार्टिकल के ऊपर? ये बात हमको पता है कि जब भी कोई गाड़ी अगर मान लीजिए एक रोड पर एक्सेलरेट कर रही है, तो ये बात हम जानते हैं फ्रिक्शन के कंसेप्ट से कि वो फ्रिक्शन के कारण ही एक्सेलरेट हो रही होती है। जो एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल के ऊपर या कार के ऊपर लग रहा होता है वो फ्रिक्शन का ही होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। अगर ये पार्टिकल मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर इस एंटी क्लॉकवाइज मोशन को ध्यान में रखते हुए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ रहा होगा जो कि इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। उसको हमने बोल दिया लेट से वो एफ आर टी है। तो इस क्वेश्चन का जो कोर कंसेप्ट है वो यही है कि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा और फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसके कारण पार्टिकल की जो स्पीड है वो टेंजेंशियली इंक्रीज हो रही होगी, और पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा। और क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी, जिसके कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी, और जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ये हो जाएगा नेट फ्रिक्शन। ये नेट फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। इसके अंदर ये जो एफ आर टी है ये तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन एफ आर सी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमने कोर कंसेप्ट डिस्कस किया। तो अब हम इसके लिए कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ आर सी जो होगा वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट से पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो वी है, और जो एफ आर टी होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन वो रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। और पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन लग रहा होगा नेट फ्रिक्शन, वो होगा एफ आर सी होल स्क्वायर प्लस एफ आर टी होल स्क्वायर, और इन दोनों का अंडर रूट। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। और हमको पता है कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन जो है, मतलब जो फ्रिक्शन का सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है, मतलब जो रेडियल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी क्योंकि v की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि v कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, जिसके कारण एफ आर सी कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, और एफ आर टी जो होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि a कांस्टेंट है m कांस्टेंट है। तो अगर
वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी तो एफआरसी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, एफआरसी कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो जो नेट फ्रिक्शन होगा वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। अब ये बात हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली तो बढ़ नहीं सकता, फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है जहाँ तक ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, उसके बाद में ये नहीं बढ़ पाएगा, उसके बाद में गिव अप कर देगा फ्रिक्शन। और हमको पता है कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो होती है म्यू एन, और यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नेट फ्रिक्शन होगा उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो म्यू एन के बराबर होगी, और एन की वैल्यू यहाँ पे mg के बराबर होगी। तो ये हमारे पास में आ गई फोर्थ इक्वेशन कि जो नेट फ्रिक्शन है वो म्यू mg से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन अब वैल्यूज पुट करें तो अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 के अंदर डेटा पुटअप कर देते हैं, और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में पुटअप करेंगे तो हमको वेलोसिटी के लिए कंडीशन मिलेगी, है ना। तो अब यही काम हम करने वाले हैं। तो देखो इक्वेशन 1 2 3 को हम यूज़ करके लिख सकते हैं कि mv² r का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रिक्शन और इनका अंडर रूट, ये हो जाएगा फ्रिक्शन नेट, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। ठीक है ना। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर कर दो, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इस अंडर रूट को हम हटा सकते हैं और राइट साइड में स्क्वायर लगा सकते हैं, ये बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन। अब इससे अपन लोग v की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि v के ऊपर ही हमको कुछ मतलब आंसर देना है, v की टर्म्स में ही हमको कुछ क्वेश्चन में रिमार्क देना है, तो v की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, देखो m तो इसके अंदर कैंसिल हो रहा है तीनों जगह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v⁴ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा v⁴ अपॉन r स्क्वायर एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर को राइट साइड में ले जाते हैं, ये आ गया। यहाँ से हमारे पास में v की वैल्यू आ जाएगी कि v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट नहीं, 1/4, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर होल टू द पावर 1/4, ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे, इसका मतलब ये है कि जब तक v की वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू को टच नहीं करेगी जो हमने कैलकुलेट किया है, तब तक पार्टिकल स्किड नहीं करेगा क्योंकि अभी तक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नहीं आई है। जब वेलोसिटी की वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगी तो भी पार्टिकल स्किड नहीं करेगा, लेकिन इसके इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट पर जब वेलोसिटी की वैल्यू इसको थोड़ा सा भी क्रॉस करेगी तो पार्टिकल स्किड कर जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन अब अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। तो वो जितना रिक्वायरमेंट होगा पार्टिकल को इस रेडियस में बने रहने के लिए उतना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वेलोसिटी बढ़ चुकी है, तो सेम रेडियस में रखने के लिए और ज़्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, और फ्रिक्शन क्योंकि ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया है तो वो अब और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो यानी कि अब हमको ये निकालना है कि वो वाली वेलोसिटी जिस पर स्किडिंग चालू होगी, तो वो वाली वेलोसिटी होगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर होल टू द पावर 1/4, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर नो स्किडिंग। यानी कि इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी वैल्यू हो जाएगी अगर वेलोसिटी की तो स्किडिंग हो जाएगी, यानी कि यही वो लिमिटिंग वैल्यू है जिस पर स्किडिंग जस्ट चालू होगी, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर जो कोर कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ वापस से। कोर कंसेप्ट यही है कि फ्रिक्शन के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा रेडियल डायरेक्शन में, एक होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, रेडियल फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ये इसका कोर कंसेप्ट है, और ये आपको क्लियर है तो उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए आंसर तक विदाउट सीइंग एनी सॉल्यूशन, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियोस में और नए कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।